नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आदमी पूरी जिंदगी बिता देता है कि मैं दौलत कमा लूं, मैं शोहरत कमा लूं, मेरे मरने के बाद मेरा नाम चलना चाहिए, मेरा नाम पूरी दुनिया में हमेशा चलता रहना चाहिए। यानी जिंदा रहने के बाद भी, मरने के बाद भी आदमी की चाहत कम नहीं होती। लेकिन आज मैं एक ऐसे औद्योगिक घराने की ही बात करने जा रहा हूँ जिसके सर्वे सर्वा जो थे उनकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन उनके जाने के बाद उस घराने में क्या हुआ, ये कहानी बताने जा रहा हूँ। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी एक कारपोरेट की ज़िंदगी के अंदर की कहानी है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। टाटा घराना भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक साम्राज्य है, जिसकी पहचान ईमानदारी, पारदर्शिता और अनुशासन से की जाती रही है। रतन टाटा जैसे महान नायक ने इस साम्राज्य को वो ऊंचाई दी कि दुनिया के हर कोने में टाटा नाम सुनते ही भरोसा पैदा हो गया। पर आज वही घराना संकट के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है। सवाल यह है कि क्या टाटा जैसी साख अब एक व्यक्ति की चालबाजी और तानाशाही के बोझ तले दफन हो जाएगी? क्या जिस समूह ने भारत की छवि को दुनिया में मजबूत किया, वही अब भारत की शर्म का कारण बन जाएगा? आरोपों के केंद्र में है नोएल एन टाटा, रतन टाटा के चचेरे भाई, जिन्हें कभी पारिवारिक मजबूरी में समूह का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन अब उन पर गंभीर आरोप है कि वो नियमों को दरकिनार करके ट्रस्टियों को अंधेरे में रखकर और अपनी मनमानी से टाटा समूह पर कब्जा करने की साजिश रची है। बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये उठता है कि आखिर नोएल एन टाटा किसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं और क्यों उन्हें इतनी खुली छूट मिली है कि हजारों करोड़ का नुकसान होने के बावजूद ना तो कोई फॉरेंसिक जांच होती है और ना ही कोई जवाबदेही तय की जाती है। टाटा ट्रस्ट, जो इस पूरे समूह की रीढ़ है, जहां ट्रस्टियों को हर बड़े फैसले में शामिल होना चाहिए, वहां पर आज ट्रस्टी हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। टाटा सन्स का अनुच्छेद 121 121A साफ कहता है कि बड़े फैसलों के लिए ट्रस्ट का अप्रूवल जरूरी है, और ट्रस्ट का मतलब है सभी ट्रस्टी, ना कि सिर्फ नामित निदेशक। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? नामित निदेशक अपने मन से अरबों खरबों के फैसले कर रहे हैं और बाकी ट्रस्टी को अंधेरे में रख दिया गया है। यह नियमों का खुला उल्लंघन है। यह भारत की कारपोरेट गवर्नेंस के चेहरे पर तमाचा है। नोएल टाटा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी अगुवाई में टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड को 3000 करोड़ रुपए के घाटे में धकेल दिया। सोचिए, 3000 करोड़ रुपया, इतनी बड़ी रकम डूब जाती है और कंपनी के भीतर से ना कोई आवाज उठती है, ना किसी तरह की छानबीन होती है। सवाल यह है कि ये रकम गई कहाँ? क्या इसके पीछे कोई बैकएंड डीलिंग है? क्या ये घाटे दिखाकर किसी और की जेब भरी गई है? क्या किसी आम कंपनी में कुछ करोड़ का भी गड़बड़ झाला होता है तो CBI, ED, इनकम टैक्स सब पीछे पड़ जाते हैं? अनिल अंबानी का आपने हाल देख रखा है। लेकिन जब नोएल एन टाटा जैसे लोग हजारों करोड़ रुपए डुबो देते हैं तो कोई सवाल नहीं पूछता क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि ये टाटा नाम का सहारा लेकर बैठे? इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि घाटे के बाद भी नोएल एन टाटा ने टाटा सन्स से 1000 करोड़ रुपए की मांग की। सोच के आपके पसीने आ जाएंगे, 1000 करोड़, और वो रकम भी उन्हें अनुच्छेद 121A के तहत पारित कर दी गई। सोचिए, जिन्हें सिर्फ नामित निदेशक की हैसियत से बैठना चाहिए, वो खुद ही बड़े फैसले ले रहे हैं और अपने ही लिए अरबों की रकम मंजूर करा दे रहे हैं। इसे अगर हितों का टकराव यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस मंजूरी की जानकारी बाकी ट्रस्टियों तक पहुंचाई नहीं गई, ऐसी चर्चा है। यानी जिस संस्थान ने हमेशा पारदर्शिता का दावा किया, वहां पर आज जानकारी को छिपाने की साजिश रची जा रही है। ये हर जगह, हर बात चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल यह है कि आखिर नोएल एन टाटा को इतनी छूट किसने दी? क्यों जब वो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड को 3000 करोड़ रुपए के घाटे में ले जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों उनकी जवाबदेही तय नहीं की जाती? और जो वही शख्स टाटा सन्स से 1000 करोड़ की और रकम मांगता है तो बिना किसी आपत्ति की ये रकम उनको कैसे दे दी जाती है? अगर ये किसी और कारपोरेट में हाउस में हुआ होता तो अब तक शेयर धारक अदालत का दरवाजा खटखटा चुके होते, लेकिन यहाँ पर सब खामोश है। क्या वजह है इस खामोशी की? वजह यही है कि टाटा सन्स के नामित निदेशक, जिनकी हैसियत सिर्फ सूचना पहुंचाने की है, उन्होंने अपने लिए ही सारे दरवाजे खोल लिए। टाटा सन्स का नियम साफ कहता है कि नामित निदेशक खुद से बड़े फैसले ले नहीं सकते, लेकिन जब नियम ताक पर रख दिए जाए
जब ट्रस्टियों को अंधेरे में रखकर अरबों खरबों का खेल किया जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब साख दांव पर लग चुकी है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि टाटा समूह की छवि बचाएगा कौन। जिस संस्थान को रतन टाटा ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और त्याग से इस मुकाम तक पहुंचाया, क्या वो अब नोएल टाटा और उनके साथियों के लालच की बलि चढ़ जाएगा? क्या सचमुच टाटा घराना सिर्फ नाम का रह जाएगा और उसकी असली आत्मा, उसकी साख, उसकी नैतिकता कहीं खो जाएगी? स्वतंत्र निदेशक हरीश मनमानी ने भी इस अंधेर गर्दी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि साइकिल और जूते बेचने के कारोबार में टाटा इंटरनेशनल को शामिल करने का कोई व्यावसायिक तर्क है ही नहीं। मतलब साफ है, बिजनेस मॉडल से ज्यादा यहाँ कमीशन का खेल है। घाटा जितना बड़ा, बैकएंड में कमीशन उतना बड़ा। तो सवाल उठता है कि कमीशन किसे जा रहा है? क्या यह खेल सिर्फ नोएल टाटा तक सीमित है या इसके पीछे कुछ और भी बड़े खिलाड़ी छिपे हुए हैं? टाटा सन्स के मिनट्स में साफ लिखा है कि 1000 करोड़ रुपए की रकम जो दी गई है वो कोई उधार नहीं है, ऋण नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई अंडरलाइन एसेट नहीं है। यानी सीधी सी बात ये पैसा डूब चुका है। अब आप सोचिए, अगर यही रकम किसी आम कंपनी में डूब जाती तो मीडिया से लेकर रेगुलेटरी एजेंसियां सब सवालों की बौछार कर देती, लेकिन यहाँ चुप्पी है। चुप्पी क्यों है? क्या ये चुप्पी खरीद ली गई है? और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि टाटा समूह केवल एक कंपनी नहीं है, ये लाखों करोड़ों निवेशकों का विश्वास है, ये भारत की छवि है, ये भारत की आर्थिक रीढ़ का एक बड़ा हिस्सा है। और अगर इस पर भी सवाल उठने लगे, अगर इसमें भी पारदर्शिता गायब हो जाए तो फिर निवेशकों का भरोसा कहाँ जाएगा? क्या विदेशी निवेशक भारत की ओर इस भरोसे से फिर से देखेंगे? नोएल एंड टाटा पर लगे आरोप सिर्फ अरबों के घाटे तक सीमित नहीं है। आरोप यह भी है कि उन्होंने टाटा सन्स के अन्य ट्रस्टियों को पूरी जानकारी से वंचित रखा, जबकि अनुच्छेद 121 ये साफ कहता है कि हर ट्रस्टी को बराबर का अधिकार है। लेकिन यहाँ ट्रस्टियों को अंधेरे में रखकर 3 नामित निदेशकों ने ही फैसले ले लिए। ये ना सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सीधे सीधे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। सोचिए, जिन ट्रस्टियों को सबसे ज्यादा ताकत दी गई, उन्हें ही दरकिनार किया जा रहा है। क्या यही है गुड गवर्नेंस? क्या यही है टाटा समूह की परंपरा? रतन टाटा ने कभी अपने जीवन काल में ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। फिर क्यों अब उनके चचेरे भाई उसी संस्था की आत्मा को बेचने पर तुले हुए हैं? यहाँ सवाल सिर्फ नोएल एंड टाटा पर नहीं है, यहाँ सवाल उन सब पर है जो इस खेल का हिस्सा है। विजय सिंह और वेणु श्रीनिवास के नाम पर ही गंभीर आरोप लगे हैं। विजय सिंह 77 साल की उम्र में भी टाटा सन्स के निदेशक बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो वहां बैठकर वो नियमों को ताक पर रख सकें? आरोप है ये जानकारी छिपाकर और नियमों को दरकिनार रख के उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। अगर ये सच है तो ये ना सिर्फ नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि ये कंपनी के लॉ सिद्धांतों के भी खिलाफ है। वेणु श्रीनिवासन का मामला भी कम चौंकाने वाला नहीं है। वो अपनी कंपनी टीवीएस से सेवानिवृत्त हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे, सत्य साई बाबा ट्रस्ट से भी इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट से वे अभी भी जुड़े हुए हैं। क्यों? क्या वजह है कि वो इस संस्थान से चिपके हुए हैं? क्या वजह है कि वो खुद को सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त करने की जगह नियमों को जोड़ तोड़ करके तोड़ मरोड़ कर बने रहना चाहते हैं? ट्रस्टियों ने सवाल उठाया है कि क्या टाटा सन्स के नियमों में वाइस चेयरमैन का कोई प्रावधान है? अगर नहीं तो फिर ये वेणु श्रीनिवासन किस आधार पर इस पद पर बने हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि कोई सर्कुलर घुमा दिया गया और अप्रूवल लिख दिया गया? अगर यही है तो फिर टाटा सन्स का संविधान, उसके नियम और अनुच्छेद सिर्फ दिखावे के लिए हैं। ट्रस्टियों का गुस्सा अब फूट चुका है। उनका साफ कहना है कि जिस संस्था ने भारत में करोड़ों निवेशकों का विश्वास जीता, वहां आज कुछ चुनिंदा लोग निजी लालच में नियम तोड़ रहे हैं। नोएल एंड टाटा, विजय सिंह और वेणु श्रीनिवास पर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये लोग टाटा समूह पर कब्जा करने की सुनियोजित साजिश रच रहे हैं। और ये कब्जा सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि अरबों खरबों की उस विरासत पर है जिसे दशकों से लाखों लोग अपने खून पसीने से बना चुके हैं। सोचिए, जब टाटा समूह पर ही सवाल उठ रहे हैं तो भारत की कारपोरेट गवर्नेंस पर दुनिया क्या सोच रही है? टाटा ग्रुप को हमेशा ईमानदारी का प्रतीक माना गया। विदेशी निवेशक टाटा नाम पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन अगर वो नाम भी अब धूमिल हो गया तो भारत की साख पर कितना बड़ा आघात लगेगा। नोएल एंड टाटा पर आरोप है कि उन्होंने पारदर्शिता की पूरी रीढ़ तोड़ दी है। ट्रस्टियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। बड़े बड़े निर्णय सिर्फ 3 नामित निवेशकों ने कर लिए, बाकी को भनक तक नहीं लगी। 1000 करोड़ रुपए की रकम टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड को दे दी गई, जबकि ना तो यह ऋण था और ना ही इसके पीछे कोई संपत्ति। यह सीधा निवेशकों के साथ विश्वास था। अब सवाल यह है कि अगर नोएल एंड टाटा जवाबदेही नहीं है तो जवाबदेही किसकी है?
क्या भारत के लाखों निवेशक यूं ही ठगे जाते रहेंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस पर कठोर कार्रवाई करे? जब आम कंपनियों पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का शिकंजा कसता है, तो टाटा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी पर क्यों नहीं? क्या बड़े नाम की आड़ में कानून से बच निकलना आसान है? याद कीजिए, रतन टाटा ने अपने जीवन काल में कभी भी ट्रस्टियों को अंधेरे में नहीं रखा। उन्होंने हमेशा संस्थान को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता को हथियार बनाया। लेकिन आज उनके ही नाम पर उनके रिश्तेदार पूरी व्यवस्था को नष्ट करने पर तुले हैं। क्या ये सिर्फ टाटा घराने का नहीं बल्कि भारत की छवि का अपमान नहीं है? यहाँ सवाल सिर्फ घाटे का नहीं है, सवाल ये भी है कि इस घाटे से किसको फायदा हुआ? क्या कोई बैकएंड कमीशन का खेल खेला गया? क्या किसी ने इस घाटे के बहाने अपनी जेबें भरी? अगर ये सब कुछ पारदर्शी था तो फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं हुआ? क्यों ट्रस्टियों की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया? वहीं टाटा सन्स के भीतर नियुक्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि संस्थान की गौरवशाली परंपरा को ताक पर रखकर नियुक्तियां की जा रही हैं। योग्य लोगों को किनारे करके अपने लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये संस्थान के साथ छल है, धोखा है। ये उन लाखों लोगों के साथ धोखा है जो टाटा समूह पर गर्व करते थे। आज हालात ये हैं कि टाटा ग्रुप पर न सिर्फ वित्तीय संकट का साया है बल्कि नैतिक संकट भी गहराता जा रहा है। जिन सिद्धांतों पर यह साम्राज्य खड़ा था वो आज नोएल वन टाटा और उनके साथियों की महत्वाकांक्षा के आगे बौने साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि आज टाटा घराने की साख खतरे में है। सवाल सिर्फ टाटा ग्रुप की वित्तीय सेहत का नहीं है, सवाल ये भी है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और कानून व्यवस्था वाले देश में कोई भी व्यक्ति इतना ताकतवर हो सकता है कि वो नियमों को धता बताकर ट्रस्टियों को किनारे करके और करोड़ों करोड़ रुपए के फैसले अकेले ले ले। अगर ऐसा है तो फिर टाटा ग्रुप और बाकी कारपोरेट हाउसेज में अंतर ही क्या रह जाएगा? ट्रस्टियों की तरफ से बार बार ये मांग उठाई जा रही है कि नोएल एंड टाटा और उनके साथियों पर लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच हो। सवाल यह भी है कि क्या टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट अब सिर्फ कुछ व्यक्तियों की निजी जागीर बनकर रह गए हैं? क्या ये संस्था अब पवित्रता से वंचित हो चुकी है जिसे दशकों तक रतन टाटा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बनाए रखा? विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन जैसे नामों पर भी गंभीर सवाल है। 77 साल की उम्र में विजय सिंह क्यों निदेशक बने हुए? अन्य कंपनी में लोग सम्मानपूर्वक रिटायर हो चुके हैं। आरोप ये भी है कि जानकारी छुपाकर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। सच है ये तो सीधे सीधे संस्थान की गरिमा पर चोट है। वेणु श्रीनिवासन टीवीएस और सत्य साई बाबा ट्रस्ट से कब के हट चुके, मैं बता चुका हूँ आपको ये बात पहले भी, लेकिन टाटा सन्स से क्यों चिपके हुए हैं? क्या वजह है कि नियमों को तोड़कर वाइस चेयरमैन जैसे पद पर बने हुए हैं? अगर टाटा सन्स के संविधान में वाइस चेयरमैन का पद ही नहीं है तो ये पद कैसे दिया गया, क्यों बनाया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई सर्कुलर पास कर दिया गया और बाकी ट्रस्टियों को भनक तक नहीं लगी? ये सारे सवाल ना सिर्फ टाटा घराने के लिए शर्मनाक हैं बल्कि पूरे देश के लिए भी चिंता का विषय है। क्योंकि टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये भारत की पहचान है। ये वो नाम है जिस पर करोड़ों भारतीयों को गर्व है। अगर इस पर धब्बा लग गया तो दुनिया में भारत की छवि को कौन बचाएगा? आज जरूरत है सख्त कार्रवाई की, जरूरत है कि इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच हो, जरूरत है कि हर एक रुपए का हिसाब लिया जाए और जरूरत है कि नोएल एंड टाटा और उनके साथियों से पूछा जाए कि आखिर किस अधिकार से उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले अकेले ले लिए। अगर आज ये आवाज नहीं उठी तो कल को हर बड़ा घराना इसी राह पर चल पड़ेगा। नियम किताबों में रह जाएंगे और लालच संस्थान की आत्मा पर कब्जा कर लेगा। इसलिए ट्रस्टियों की मांग जायज है, इसलिए जांच होना अनिवार्य है और इसलिए नोएल एंड टाटा और उनके सहयोगियों की जवाबदेही को तय करना ही होगा। टाटा ग्रुप ने हमेशा भारत का मान बढ़ाया है, लेकिन अगर अब वही समूह देश की बदनामी का कारण बनने लगे तो ये न सिर्फ निवेशकों का बल्कि पूरे देश का विश्वासघात होगा। भारत की जनता को ये जानने का पूरा हक है टाटा जैसे समूह में क्या हो रहा है। और अंत में सवाल वही है, क्या नोएल एंड टाटा जैसे लोग भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक विरासत को अपनी निजी जागीर में बदल देंगे, या फिर अपनी देश से आवाज उठेगी, सच्चाई सामने आएगी और टाटा नाम फिर एक बार अपनी ईमानदारी और भरोसे के लिए जाना जाएगा? आज वक्त है कि देश ये तय करे कि टाटा समूह में नियम चलेगा या तानाशाही, पारदर्शिता बचेगी या लालच हावी होगा। ये फैसला सिर्फ टाटा ग्रुप का नहीं, ये फैसला भारत के भविष्य का भी है। मैं नोएल एंड टाटा जी से उम्मीद करूंगा कि वो अपना मुझे मेल पे बताएंगे, अपना पक्ष देंगे और मैं वो उनका पक्ष भी अपने वीडियो में शामिल करूंगा कि आखिर इतने बड़े समूह में ये बदनामी का कारण क्यों बना हुआ है। आप क्या मेरी बातचीत से सहमत हैं? सहमत है तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा, दोस्तों तक ये वीडियो भेजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।